हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर फॉर्म का हमारा दूसरा दिन है। आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग अपने पहले क्लास में कुल 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर लिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप सबने उस पहली क्लास को देख ली होगी। जो दोस्त इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे पहली क्लास का लिंक दी गई है, आप लोग उस क्लास को जरूर देखें। कुछ और सूचनाएं ले लेते हैं, ध्यान देंगे। यूपीएससी हिंदी आपको डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम चला रही है। डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम चला रही है। जो ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है ये पूरी तरह से 13 जून को टारगेट करके है। ध्यान देंगे, 13 जून को टारगेट कर रही है। यानी इस प्रोग्राम का हमारा टारगेट ही है यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। जो ये प्रोग्राम यूपीएससी हिंदी चला रही है, आयोग के द्वारा चलाई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट रखती है। चूंकि हमारा टारगेट केवल और केवल यूपी पीसीएस है, इसलिए हमारा फोकस यूपी पीसीएस होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आयोग एक ही है, परीक्षा सेटर जो पेपर सेटर है वो एक ही है, तो चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर सेट करें, आरओ का सेट करें, बीईओ का सेट करें, एग्रीकल्चर का सेट करें, किसी भी एग्जाम का सेट करें, नियर अबाउट क्वेश्चन का पैटर्न प्रारंभिक परीक्षा का एक ही प्रकार का होता है। ऐसे में वो दोस्त जो किसी भी आयोग द्वारा निर्धारित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस करेंट अफेयर के प्रोग्राम को नियमित तौर पर जरूर देख लें। सामान्यतः ये क्लास आपको रोज 4 बजे शाम 4 बजे आपको मिल जाती है। कभी अगर क्लास में देरी होती है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी सूचना दे दी जाती है। रही बात टेलीग्राम चैनल हमारा कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जो दोस्त जुड़े हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं कोशिश करें कि उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। अगली बात पे चर्चा करते हैं कि जो हम लोग डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो शाम में हम लोग करेंट अफेयर का कर रहे हो या सुबह में हम लोग ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हो, इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ के लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाएं। और एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों, जो दोस्त यूपीएससी हिंदी देखिए पूरी तरह से, आपको यहाँ पे मैं खोल के दिखा देता हूँ कि यूपीएससी हिंदी पूरी तरह से आपकी तैयारी को लेकर कितना दृढ़ संकल्पित है। आप यहाँ से ही देख सकते हैं। अगर हम लोग प्लेलिस्ट में जाएं तो देखिए पूरी आंसर राइटिंग की यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन हिंदी, कुल 90 आंसर राइटिंग की क्लास गौरव सर के द्वारा ली जा चुकी है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी कोचिंग, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, इतनी ज़्यादा क्लासेस और जो आंसर राइटिंग की है, जो मेंस की है, आपको नहीं मिलेगी। साथ ही देखेंगे जो इसमें पंचायत की एक प्लेलिस्ट होगी, आपको हम दिखाते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पंचायत की प्लेलिस्ट देखें, यहाँ पे देखिए पंचायत की प्लेलिस्ट। इस पंचायत की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो कई सारे आंसर राइटिंग के प्रश्नों पर चर्चा की गई है। जैसे ये डे 28 जो दिख रहा है, ये आंसर राइटिंग की यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा, अगर आप लोग पंचायत की भी क्लासेस देख रहे होंगे तो पंचायत की क्लासेस में भी कम से कम 4 से 5 क्लासेस आंसर राइटिंग की ली गई हैं। एक क्लासेस में कम 4 आंसर पे डिस्कस किया गया है, यानी 16 से 20 क्वेश्चन के करीब में हम लोग, अगर कम से कम 4 क्लास अगर इसमें होगा तो कम से कम 20 क्वेश्चन आंसर राइटिंग की यहाँ भी डिस्कस की गई है। जल्दी हम लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को काट के यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेंस और पीटी के लिए तो हम लोग डेली चला ही रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर डिस्कशन भी किया गया है। पिछले साल भी हम लोगों ने करंट अफेयर के प्रोग्राम को डिस्कस किया था, जो कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मेरे कहने का मतलब क्या दोस्तों, बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए, चाहे वो मेंस एग्जाम हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, यूपीएससी हिंदी पूरी दृढ़ इच्छा के साथ, जो भी इसकी क्षमता है इसकी टीम की, अपनी पूरी क्षमता के साथ आप लोग के साथ खड़ी है। आप लोग को समर्थन देना होगा। आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से प्री कम मेंस तैयारी करना चाहते हैं, ईजिली आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि डेली 30 क्वेश्चन का हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सोचिए कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप 30 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, 10 करेंट अफेयर के, 20 जीएस के, तो अगर ये कंटिन्यूटी बनी रहती है तो आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली है। बात आती है कि कंटिन्यूटी बनेगी कैसे।
आप तो कहेंगे कि ठीक है हम देखेंगे, आप वीडियो बनाइए, बट आप कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कीजिए, एक मतलब लोग आते हैं केवल और केवल क्या करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ देते हैं। नॉर्मली क्या है कि उन लोग की वीडियो पे देखा जाता है कि व्यू लाखों के करीब में चले जाते हैं। यार हम लोग को समझ नहीं आता, हम लोग कोशिश करते हैं कि यार कि पूरी ऑप्शन को अच्छे से समझा दो, उसके बावजूद मतलब कभी 400 कभी 300, इससे अधिक व्यू ही नहीं बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी दिख रही है। आप लोग पूरी सपोर्ट करिए, जितना आप लोग से सक्षम है आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस प्रोग्राम को शेयर करिए। देखिए मोटिवेशन कोशिश करिए कि आप लोग हम लोग का भी बना रहे, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी में निरंतरता बनाए रखी जाए। तो कुल मिला के दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में इस प्रोग्राम को शेयर करो। हम लोग वादा करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, व्यूज़ अच्छी खासी रही, आप लोग की सपोर्ट मिली, तो हम लोग इसके बाद से जो अगला 300 क्वेश्चन का टारगेट एक सीरीज लेके आएंगे वो होगा पॉलिटी का। मैं यहीं से साइन करके देता हूं, जिस दिन ये 300 का प्रोग्राम खत्म होगा, यानी जो अगला 15वां लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर, उसके बाद से हम लोग पॉलिटी की क्लास पे चर्चा करेंगे। बस देखना यह है कि आप लोग इस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पॉलिटी की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग से फिर एक ही रिक्वेस्ट है यार, जो लोग इस चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं वो लोग यूपीएससी हिंदी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, आज का दूसरा दिन हम लोग का, कह रहा है कि जैव उपचार की किस तकनीक का प्रयोग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रदूषित सतह के उपचार हेतु किया जाता है। ठीक है, अगर आपकी सतह क्या ध्यान देंगे, ये आप जब पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट में टॉपिक पढ़ते हैं तो बेसिकली वहाँ पे क्या है कि जो सतह है, जो इन्वायरमेंट है, हम लोग क्या कह सकते हैं, जो सीधी सी वन वर्ड में बोले तो जो अपनी पर्यावरण है उसकी प्रदूषित होने के कई तरीके हैं, कई प्रकार से क्या होती है वो प्रदूषित होती है। सपोज अगर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन कारण हो प्रदूषण का, यानी अगर जो लैंड है उसकी सतह पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रदूषित है तो उसके लिए जैव उपचार के किस तरीके का, किस पैटर्न का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देंगे जैव उपचार के कई सारे तरीके होते हैं, हर तरीके एक स्पेशल, एक अलग प्रकार की जो प्रदूषण है उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके निपटाने के लिए होते हैं। जैसे ध्यान देंगे आगे अभी जैव उपचार के 1-2 तरीके पे और भी क्वेश्चन बनाए गए हैं तो जो क्वेश्चन ऑप्शन में है उसको तो तुरंत समझा दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने का काम है, क्योंकि जैव उपचार के कई सारे तरीके हैं, सारे तरीकों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में 2-3 तरीके जैव उपचार के डिस्कस करते जाएंगे, जो ऑप्शन में है वो तो आपका काम हो गया, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट 1-2 तरीके और बचते हैं, जैसे ऑप्शन में आपको एक हम लोग देख लें, जैसे फाइटो रेमिडिएशन, ये भी जैव उपचार का एक तरीका है बेसिकली। इसके बारे में आगे हम लोग देखें। इसी तरह से माइक्रो रेमिडिएशन, इसके बारे में राइजो फिल्ट्रेशन, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे चर्चा करने से बचते हैं। इसका मैं क्या करूँगा कि एक शॉर्ट सा नोट्स बना दूंगा आप लोग के लिए, एक शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्या पता क्वेश्चन आ जाए। एक शॉर्ट सा क्या करूँगा मैं, नोट्स बना दूंगा और उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसलिए आप लोग बस एक बार नज़र फेर लीजिएगा, अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आइए अभी हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो जैव उपचार के कौन से तरीके, यानी किस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, किस तकनीक का प्रयोग करते हैं अगर लैंड जो हो वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रदूषित हो। तो ध्यान देंगे, कंपोस्टिंग ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है जैव संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बायो स्टिमुलेशन और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है बायोपाइल्स। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है बायोपाइल्स। तो ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोपाइल्स का यूज करते हैं। जो बायोपाइल्स होता है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देंगे, जो बायोपाइल्स होता है यह कंपोस्टिंग और लैंड फॉर्मिंग का मिश्रित रूप है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, बायोपाइल्स क्या है, कंपोस्टिंग और लैंड फॉर्मिंग का यह कंपोस्टिंग एवं लैंड फॉर्मिंग का मिश्रित रूप है।
मिश्रित रूप है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम द्वारा प्रदूषित जगह के उपचार में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है? पेट्रोलियम द्वारा प्रदूषित जगह के उपचार में किया जाता है। पेट्रोलियम द्वारा प्रदूषित जगह के उपचार में किया जाता है। पेट्रोलियम द्वारा प्रदूषित, इस तरह से हम लोग समझ गए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो गया बायोपाइल्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बायोपाइल्स क्या है इसको शॉर्ट में समझा दिया गया। आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पादप मृदा प्रदूषण को अपनी जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करते हैं? ध्यान देंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पादप मृदा प्रदूषण को अपनी जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर उपचार करते हैं? तो 22वां नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ए, फाइटोनिष्कर्षण। बेसिकली फाइटोनिष्कर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में पादप की जड़ों में प्रदूषकों का संचयन होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? पादप की जड़ों एवं पत्तियों में, पादप की जड़ों एवं पत्तियों में प्रदूषक का जो होता है वो संचयन होने लगता है। प्रदूषक का संचयन होने लगता है। प्रदूषक का संचयन होने लगता है। अब ध्यान देंगे, जब प्रदूषक का संचयन होने लगेगा इससे क्या होगा? जो प्रदूषित मृदा की गतिशीलता है, रिजल्ट क्या होगा? जो प्रदूषित मृदा की गतिशीलता है, प्रदूषित मृदा की गतिशीलता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया फाइटोनिष्कर्षण। फाइटोनिष्कर्षण को हम नॉर्मली समझ गए। आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन को अगर फोकस करेंगे, करा कि यदि पारा मृदा प्रदूषण के रूप में हो, ठीक है, इस बार पारा है मृदा प्रदूषण के रूप में, तो उसको कैसे पृथक किया जाएगा और पृथक करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए फाइटो वोलेटिलाइजेशन, ऑप्शन ए कह रहा है फाइटो वोलेटिलाइजेशन, से कह रहा है फाइटो निष्कर्षण, सी कह रहा है दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइटो वोलेटिलाइजेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं फाइटो वोलेटिलाइजेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली फाइटो वोलेटाइजेशन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का जैव उपचार किया जाता है। ध्यान देंगे, अगर आ जाए कि कार्बनिक पदार्थों का जैव उपचार किस प्रक्रिया में किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया जाता है। और जो मृदा से जो पारा का निष्कर्षण किया जाता है, सॉरी हम लोग कह सकते हैं कि पारा अगर मृदा प्रदूषक के रूप में उसको अगर निकाला जाता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? फाइटो वोलेटिलाइजेशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से हम लोग अब तक 3 चीज जैव उपचार के तरीके को देख लिए, फाइटो वोलेटिलाइजेशन, फाइटो निष्कर्षण दूसरा, और तीसरा है बायोफाइल्स। कम से कम इन 3 के बारे में देख लिए हैं। जो शॉर्ट नोट्स रहेगा इन 3 को छोड़ के बाकी चीज़ों के बारे में लिख दिया जाएगा। आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ओजोन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन पे ओजोन के बारे में 3 स्टेटमेंट है। अब कह रहा है थोड़ा सा सीधा आप दूसरे स्टेटमेंट में फोकस करिए। तो कह रहा है कि ओजोन वायुमंडल की केवल समताप मंडल में पाया जाता है। केवल वर्ड को फोकस करिए। ध्यान देंगे दोस्तों, मैक्सिमम ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। 90% से अधिक भाग, 90% से प्लस क्या है, ओजोन पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। समताप मंडल में इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, यानी स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है। शेष जो आपका ओजोन बच रहा है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यानी क्षोभ मंडल ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ओजोन मुक्त होती है। कुछ ओजोन के कुछ हिस्से, कुछ भाग 10% से कम ओजोन क्या है, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। पेपर में कल को क्वेश्चन अगर आपसे यह जाता है कि ओजोन की अधिक सांद्रता कहाँ पे होती है, अधिकतम सांद्रता कहाँ होती है, सपोज आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन की अधिकतम सांद्रता कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से
35 किलोमीटर के बीच में, 12 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है। तो इस तरह से हम लोग अगर सेकेंड नंबर ऑप्शन को काटेंगे, सेकेंड कट गया, यहाँ से सेकेंड कट गया। अब हम लोग आते हैं, कह रहे हैं कि ओजोन क्या होता है। स्टेटमेंट करा है कि यह हल्के नीले रंग का तीव्र गंध वाली गैस है। ओजोन के बारे में कह रहा है, तो बिल्कुल सही है। ओजोन हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली गैस होती है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन 1 सही है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, केवल एक ही बचा, ऑप्शन बी, और यही सही स्टेटमेंट है। क्योंकि जो सुपरसोनिक जेट विमान होती है, विमानों की उड़ान से क्या होता है, ओजोन को क्षति पहुंच रही है। ओजोन की क्षति का एक कारण क्या है कि सुपरसोनिक जेट विमानों की उड़ान, क्योंकि बहुत तेज गति से चलती है, यही रीज़न है कि ओजोन की क्षति होती है। आते हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन फिर से ओजोन के बारे में है। कह रहा है ओजोन की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बुशान, इन दोनों लोगों ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान देंगे, ओजोन के माप की इकाई जो है उसको हम लोग कहते हैं डॉप्शन। ठीक है, ओजोन के माप की इकाई क्या है, डॉप्शन है। अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संधियों, ध्यान देंगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संधियों एवं प्रोटोकॉल, ध्यान देंगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों एवं प्रोटोकॉल में से किसका संबंध ओजोन परत के क्षरण के रोकथाम से है। किसका संबंध ओजोन परत के क्षरण से रोकथाम से है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए कह रहा है वियना सम्मेलन जो कि 1985 हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, किगाली सभ्यता लिखा है, समझौता एक्चुअली 2016। तो ध्यान देंगे उपर्युक्त सभी इन तीनों का संबंध क्या है, ओजोन परत के रोकथाम से है, ओजोन परत के और क्षरण के रोकथाम से है, ओजोन परत के क्षरण के रोकथाम से है। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं। अगर यहाँ पे कहीं आपको लंदन सम्मेलन दिया रहता, अगर यहाँ पे लंदन सम्मेलन दिया रहता या यहाँ पे हेलसिंकी सम्मेलन दिया रहता, इन दोनों का भी संबंध जो है ओजोन परत के क्षरण से है। यानी ओजोन परत के क्षरण से की जो समस्या है उससे निपटने हुए तो ये दोनों सम्मेलन भी हुए थे वर्ष 1989 में, 1989 में हुए थे। बेसिकली ओजोन परत जो ओजोन क्षरण हो रहा है इसका एक कारण तो ऊपर लिख दिया है, सुपरसोनिक जेट विमान। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप 1987 देख रहे हैं, ध्यान देंगे इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सर्वप्रथम ओजोन परत संरक्षण की बात कही गई थी। ओजोन परत संरक्षण की बात सर्वप्रथम इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई थी। अब हम लोग आते हैं, यहीं से अब लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन छिद्र के बारे में समझ लेते हैं। तो यहां से ध्यान देंगे दोस्तों ओजोन छिद्र के बारे में कि ओजोन छिद्र कहां पे है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। पहली बात पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कहां पे है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। पहली बात ओजोन छिद्र कहां पे है, अंटार्कटिका के ऊपर है। दूसरी बात यहां से क्या हो गया कि ब्रिटिश टीम द्वारा इसको 1985 में खोजा गया था, इसको एक ब्रिटिश टीम ने 1985 में खोजा था। ओजोन परत क्षरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, सीएफसी है मुख्य कारण ओजोन परत के क्षरण का। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रख लेंगे, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, सीएफसी है। अगर हम लोग कहें कि इसके ठीक है इसके क्षरण के निगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, तो जो परावैज्ञानिक किरणें हैं वो अर्थ पे आएंगी, अर्थ पे आएंगे तो क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, अर्थ पे आएंगे तो क्या होगा, जो जीन है अपना जीन उत्परिवर्तन होगा, मोतियाबिंद की समस्याएं आएंगी। इस चीज को ध्यान देंगे। ओजोन दिवस कभी आपसे पूछते कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपके सामने रख दिए गए। अब हम लोग
समझते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है एकदम बिल्कुल आसान सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है। ठीक है, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अम्ल वर्षा जब आ ही गया है तो थोड़ा अम्ल वर्षा के बारे में भी देख ही लेते हैं। आइए देखते हैं जो अम्ल वर्षा यानी हम लोग कह सकते हैं अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें हैं, थोड़ा उसको देखते हैं। अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें, अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें जो है बेसिकली 4 गैसें हैं। उसमें हम लोग एक कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पहली का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ले लीजिए CO2, पहले का नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी हो गई सल्फर के जो ऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड दूसरी हो गई। तीसरी बेसिकली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं यानी NOx हम लोग कह लें, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये भी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसके बाद से नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ साथ जो नाइट्रस ऑक्साइड्स होते हैं यानी N2O, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी क्या हैं? ये सभी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अम्लीय वर्षा केंद्र कहां पे स्थापित है? इस क्वेश्चन था ऑप्शन ए नार्वे, तो नार्वे ओस्लो में स्थित है, इस चीज को ध्यान देंगे। 28वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भूमंडलीय तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जलवाष्प है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस देती रही है, बहुत आसान सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो भूमंडलीय तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कुछ समय काल दिया है, समय अंतराल दिया गया है ऑप्शन में, समय अंतराल कौन सा लघु हिमकाल कहा जाता है इसमें से? तो ध्यान देंगे, जो चीज़ समझने वाली उसको जल्दी जल्दी समझेंगे और जो चीज़ फैक्चुअली उसको निपट लेंगे तुरंत। ठीक है, समझने वाली चीज़ को बहुत फोकस करेंगे दोस्तों। जैसे अभी अब तक हम लोग देखें, इसका सीधा आंसर है बी नंबर, यानी जो 1450 से 1885 का टाइम फेज है, इसको हम लोग लघु हिमकाल कहते हैं। ध्यान देंगे 1450 से 1880 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? IUCN, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा IUCN के बारे में कि IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं बड़ा नेटवर्क है। IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं बड़ा नेटवर्क है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। एक सेकेंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है भाई, लिखा अच्छा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अब अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछते कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो IUCN की स्थापना 1948 में हमारा देश जैसे स्थापित हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने क्या कर, मतलब हम लोगों ने नहीं, मतलब बोलने के लिए बोल रहे हैं कि 1948 में इसकी स्थापना हो गई थी। आगे हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है IUCN विलुप्त प्राय, असुरक्षित और दुर्लभ जीवों तथा पादपों के लिए एक रेड डाटा बुक जारी करता है। यानी यहाँ से एक चीज़ समझिए कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। अब कह रहा है कि IUCN ये रेड डाटा बुक कब से जारी करता है? सीधा फैक्चुअली क्वेश्चन है, कब से जारी करता है? तो ध्यान देंगे IUCN 1963 से IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए कि IUCN क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूनाइटेड नेशन महासभा का पर्यवेक्षण दर्जा प्राप्त एकमात्र संस्था है। अब हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय संस्था का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है? ज्वाइंट पांडा किस पर्यावरणीय संस्था का प्रतीक चिन्ह है? तो विश्व वन्यजीव कोष का है। ध्यान देंगे, विश्व वन्यजीव कोष का है, WWF
एफ का है, विश्व वन्यजीव कोष का है। विश्व वन्यजीव कोष का भी जान जाएंगे कि जो मुख्यालय है विश्व वन्यजीव किसका, इसका भी मुख्यालय क्या है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। अभी हम लोग जस्ट ग्लैंड स्विट्जरलैंड एक देखिए ऊपर भी है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जो विश्व वन्यजीव कोष का स्लोगन है ये इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्यजीव कोष का जो स्लोगन है, ध्यान देंगे स्लोगन क्या है। इसका स्लोगन है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। दोस्तों आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जान जाइए कि इस वक्त मतलब एग्जैक्ट अगर मैं अपनी कंडीशन बताऊं तो इस वक्त 1:30 बज रहे हैं रात के। पूरी तरह से आप समझिए कि इस धूप में बिजली पूरी बंद है, लाइट पूरी तो नहीं कहेंगे, लाइट तो नहीं बंद है, बट पंखा पूरी तरह से बंद है। पूरे सर से समझिए कि पूरी तरह से पसीने चू रहे हैं। बट इस कंडीशन में भी ये दिमाग में है कि आप लोग से 300 क्वेश्चन का टारगेट किया गया है। प्रीलिम्स नज़दीक है, आप लोग के साथ बिल्कुल अन्याय ना हो सके उसको डिस्कस करना ही करना है, क्योंकि एक वादा किया गया है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, तो हम लोग उस वादा को पूरा कर रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट के तौर पे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार ये तो फील हो कि रात में इस हिसाब से जग के वीडियो बनाना अच्छा महसूस हुआ, आप लोग को भी अच्छा लगा। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, व्यू बढ़ने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त अगर देखेंगे यूट्यूब से अगर दिल से बोले ना तो एक दिन की इतनी मेहनत की कीमत मिलती है केवल 1.5 रुपये। 1 से 1.5 रुपये से ज़्यादा इस वक्त आ नहीं रहे हैं एक वीडियो से। आप खुद समझ जाना कि यार 2-2 घंटे 2.5 घंटे पंखा बंद करके आप समझ जाओ कि मतलब मच्छर, मतलब बता नहीं सकते कि इस वक्त मेरे कमरे में कितने मच्छर हैं। ठीक है, ये सब अटैक कर रहे हैं बस इस बात के लिए कि भाई लाइट बंद कर दे। ठीक है, बट अभी चूंकि 8 क्वेश्चन बचा हुआ है वो पढ़ा के ही बंद करेंगे। बस ये चीज़ दिमाग में रखना है दोस्तों कि प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करो, अच्छा लग रहा है तो जरूर ही शेयर करो। ठीक है, 34वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34वें नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है, और ये स्टेटमेंट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलप यूएनडीपी के बारे में। ठीक है, सही बोले थे। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। यूएनडीपी का मुख्यालय क्या है, नैरोबी केन्या में ही स्थित है। सेकंड कह रहा है कि इसके द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। यूपीपीसीएस 2019 का ये क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन था कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान देंगे किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा दिया जा सकता है। पेपर में क्वेश्चन क्या था कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। आते हम लोग इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन मनाया जाता है। मेरा मानना है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट लिखा है और इन दोनों स्टेटमेंट को आपको रीड करना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें, जरा सा यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग तैयार किए थे, एक सेकेंड बस रुकेंगे। अच्छा नहीं, वो नीचे है, चलिए ठीक है। आगे देखेंगे कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के बारे में 2 स्टेटमेंट लिखा है। कह रहा है कि इसकी स्थापना, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में हुई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 1974 में हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट 36 का कह रहा है इसका उद्देश्य संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ध्यान देंगे, संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल सही है। यानी वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका उद्देश्य है संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एकदम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आप लोग हमको बताइए। स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है, सेकंड मॉन्ट्रियल सम्मेलन को कहा जाता है, थर्ड रियो सम्मेलन को कहा जाता है, या ये तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ध्यान देंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में हुआ था, इसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। आते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आइए दोस्तों, स्टॉकहोम कन्वेंशन, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ध्यान देंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन यह मानव स्वास्थ्य और
और पर्यावरण को पीओपीज, ठीक है, पीओपीज से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि पीओपीज से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। इस चीज को ध्यान देंगे, पीओपीएस से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। आगे आते हैं हम लोग सेकेंड, इसी के बारे में समझेंगे। तो ये समझौता जो स्टॉकहोम था ये वर्ष 2001 में साइन किया गया था, यानी हस्ताक्षर कब किया गया था? 2001 में। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे ये प्रभावी हुआ था 2004 में। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रभावी होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगा हुआ है। इस चीज़ को समझ लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट अभी हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आते हैं 38 के बाद से 39 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 के बारे में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास हो जो एजेंडा 21 है स्वीकृत किया गया रियो सम्मेलन में, न्यूयॉर्क सम्मेलन में, क्योटो प्रोटोकॉल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे जो रियो सम्मेलन 1992 हुआ था इसी में एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। रियो सम्मेलन 1992 में सतत विकास से जो एजेंडा 21 है उसको स्वीकृत किया गया था। और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपीएससी हिंदी चैनल को जो दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को वो जरूर सब्सक्राइब करें। 40 नंबर क्वेश्चन सूची वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट सूचियाँ दी गई हैं। एक सूची में कुछ वनों के प्रकार के नाम, यानी उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कक्ष वनस्पति और पतझड़ वन का नाम लिखा है। और दूसरा उनके जो एरिया हैं उन एरिया के नाम लिखा हुआ है। तो बेसिकली बताना है, आपको मैच कराना है। तो साइलेंट वैली हमको पता है दोस्तों कि यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, यानी बेसिकली आप सीधा इसको उष्णकटिबंधीय वन से मैच करा दीजिए। जैसे ही आप 1 और 4 से मैच कराएंगे, देखिए आंसर मिलेगा केवल 1 मैच कराने से। साइलेंट वैली क्या है कि जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, केरल का एरिया में, बेसिकली ये केरल के एरिया में पाया जाता है। केरल का शांत घाटी इसी को हम लोग कहते हैं। तो आप देखिए सीधा आंसर मिल गया 1 को मैच कराने से। यानी जो शंकु वृक्ष हैं, जो शंकु वृक्ष वन है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जो कक्ष वनस्पति है ये कहाँ पे पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाती है। कक्ष वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। और जो पतझड़ वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। इस तरह से आज का हमारा 40 नंबर जो क्वेश्चन था 20, 21 से 40 वो खत्म होता है। और हम लोग आज दूसरा दिन अपने लक्ष्य का खत्म कर चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों तीसरे दिन की क्लास में, और कल हम लोग देखेंगे 41 to 60 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।